आज के इस पाठ का शीर्षक है मुक्तिबोध की आलोचना की प्रमुख स्थापनाएं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप मुक्तिबोध की आलोचकी मान्यताओं और आलोचना के क्षेत्र में उनके योगदान को समझ सकेंगे। मुक्तिबोध के आलोचक व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य को रेखांकित कर सकेंगे और हिंदी आलोचना, विशेषतः हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना को विकसित करने में मुक्तिबोध की भूमिका से अवगत हो सकेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, साथ ही वे महत्वपूर्ण आलोचक भी हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय मनुष्य का संघर्ष और उसकी जिजीविषा मुक्तिबोध की कविता में गहरी संवेदनशीलता के साथ प्रकट हुई। मुक्तिबोध की कविता स्वतंत्र भारत के मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की विडंबनाओं और उसके आत्मद्वंद्व को परिभाषित करती है। कविता में प्रकट हुए तनाव और आत्मद्वंद्व का बौद्धिक धरातल पर रूपांतरण उनकी आलोचना में चरितार्थ हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना की नींव रखते हुए उसके आत्मगत परिप्रेक्ष्य को खारिज किया, वस्तुगत, यथार्थनिष्ठ और जीवन बोध पर आधारित स्वरूप को स्थापित किया। उन्होंने साहित्य की सामाजिकता की जिस आधार भूमि पर हिंदी आलोचना को खड़ा किया था, उसे परिवर्धित और विकसित कर डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, मुक्तिबोध और डॉक्टर नामवर सिंह ने मार्क्सवादी आलोचना का ढांचा निर्मित किया। इन आरंभिक मार्क्सवादी आलोचकों में मुक्तिबोध की भूमिका विशिष्ट है। उन्होंने न तो मार्क्सवाद की शास्त्रीय व्याख्या को जड़ सूत्रों में अपघटित कर आलोचना लिखी, न ही मार्क्सवादी सैद्धांतिकी से किंचित विचलन को स्वीकार कर तत्कालीन बौद्धिक परिवेश में साहित्य की स्वायत्तता, आलोचना की आत्मबद्धता और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विचारों के बढ़ते हुए प्रभाव का शिकार हुए। मार्क्सवाद को उन्होंने कवि की संवेदना के स्तर पर ग्रहण किया था, उसे बौद्धिक संवेगों से तराश कर सामाजिक विवेक के धरातल पर अपनी आलोचना में उतारा था। उनके यहाँ मार्क्सवादी जीवन दृष्टि का संतुलित विकास दिखाई देता है। मार्क्सवाद मुक्तिबोध के लिए कोरा सिद्धांत नहीं है, न ही वह धर्म की तरह आस्था की शरण भूमि है। मुक्तिबोध ने कविता की तरह आलोचना भी इस प्रतिश्रुति के साथ लिखी है कि मार्क्सवाद मूलतः एक जीवन दृष्टि है। उनके मित्र प्रमोद वर्मा ने लिखा भी है, मुक्तिबोध के लिए मनुष्य ही सबसे बड़ा सत्य है और उसकी समग्र मुक्ति और उसका स्वप्न देखने वाला दर्शन उन्हें सहस्त्रों स्वर्गीय सपनों से बृहत्तर लगता है। दरअसल मुक्तिबोध बौद्धिक रूप से अत्यंत सजग लेखक थे। ये सजगता उनकी कविता और आलोचना दोनों में दिखाई देती है। इसके चलते ही वे जीवन अनुभव और रचनात्मक संवेदना को बौद्धिक दृष्टि से देखने का यत्न करते हैं। और ये अनायास नहीं है कि वे छायावाद के सर्वाधिक बौद्धिक कवि जयशंकर प्रसाद की ओर उन्मुख हुए और उनकी कृति कामायनी पर मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के आलोक में अत्यंत मौलिक ढंग से विचार करते हुए समीक्षा ग्रंथ कामायनी एक पुनर्विचार लिखा। 1950 में लिखी ये पुस्तक मुक्तिबोध की पहली समीक्षा पुस्तक थी, जो मुद्रित तो हुई पर दुर्भाग्यवश प्रकाशित और वितरित नहीं हो सके। अंततः 1961 में यह प्रकाशित हुई। तब तक उनका कोई कविता संग्रह भी छपकर नहीं आया था। कामायनी एक पुनर्विचार और उनके आरंभिक आलोचनात्मक लेखन की पृष्ठभूमि में किसी हद तक शीत युद्ध के वैचारिक माहौल की भी भूमिका थी। उस दौर में दूसरे सप्तक के प्रकाशन के बाद नई कविता के रूप में व्यक्तिवाद के उभार से बेचैन होकर मुक्तिबोध ने उसका तीव्र आलोचनात्मक प्रतिवाद किया। उन्हें चिंता थी कि तार सप्तक के रूप में
हिंदी कविता का जो नया प्रस्थान घटित हुआ था, उसके प्रगतिवादी रुझान को काट छांट कर व्यक्तिनिष्ठा और आत्मकेंद्रित काव्य को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस प्रवृत्ति का विरोध करते हुए एक तरफ उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रगतिशील युवा कवियों को संगठित कर नर्मदा की सुबह शीर्षक से काव्य संग्रह प्रकाशित करने की योजना बनाई। दूसरी ओर इस सिलसिले में इलाहाबाद के प्रकाश चंद्र गुप्त और अमृत राय जैसे प्रगतिशील आलोचकों से उन्होंने संपर्क किया और पूरी वैचारिक ऊर्जा के साथ 1957 के ऐतिहासिक इलाहाबाद लेखक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने नई कविता के आधुनिक भावबोध को स्वीकार किया, लेकिन सीधे प्रश्न किया कि ये आधुनिक भावबोध पश्चिमी जगत के व्यक्तिवादी निराशावादी दर्शन से अनुप्राणित हो अथवा भारत के अपने भविष्य दर्शन से। इस प्रश्न को केंद्र में रखकर मुक्तिबोध ने अनेक लेख लिखे। ये लेख नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध में संकलन के रूप में प्रकाशित है, मगर ये पुस्तक भी उनके निधन के 2 माह बाद प्रकाशित हो पाई। अपने कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है को वे मृत्युशैया पर ही देख पाए थे। मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध के लेखों में प्रगतिशील आंदोलन के भटकाव और उसकी विफलता पर तीखी टिप्पणियां की हैं। वे प्रगतिवादियों की अप्रगतिशीलता पर प्रहार करते हैं। आध्यात्मिक जड़वाद के साथ प्रगतिवादी जड़वाद की भी उन्होंने आलोचना की और इस धारणा का खंडन किया कि व्यक्ति स्वातंत्र्य प्रगतिवाद का विरोधी है। जाहिर है, मुक्तिबोध एक साथ 2 मोर्चों पर संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ प्रगति विरोधी सौंदर्यवादी वैचारिकता थी, तो दूसरी ओर स्वयं प्रगतिवाद के भीतर पनपती जड़ता और कठमुल्ला प्रवृत्ति। 1971 में उनकी आलोचना कृति नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र प्रकाशित हुई। कालक्रम में भले ही ये बाद में आई हो, लेकिन इसमें संकलित निबंधों में उनके एक साहित्यिक की डायरी और कामायनी एक पुनर्विचार की स्थापनाओं के सूत्र मिलते हैं। वास्तव में इस पुस्तक के निबंध उनके प्रारंभिक आलोचनात्मक निबंध थे। मुक्तिबोध का संपूर्ण साहित्य 1980 में मुक्तिबोध रचनावली के रूप में प्रकाशित हुआ। इसमें उनकी कविताएं, आलोचना, कहानियाँ, डायरी, राजनीतिक टिप्पणी इत्यादि सामग्री समग्र रूप में संकलित हैं। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी केवल 2 ही कृतियां प्रकाशित हो सकी थीं। कामायनी एक पुनर्विचार जो 1961 में प्रकाशित हुई और भारत इतिहास और संस्कृति 1963 में प्रकाशित हुई। 1964 में उनके निधन के बाद उनका कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है और फिर इसी वर्ष एक साहित्यिक की डायरी और 1967 में उनका कहानी संग्रह काठ का सपना इत्यादि प्रकाशित हुए। मुक्तिबोध साहित्य को सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया से विच्छिन्न और स्वायत्त कार्यकलाप के रूप में नहीं देखते। उल्टे वे सामाजिक संदर्भों से साहित्य को अनिवार्य रूप से संबद्ध मानते हैं और इसी रूप में उसकी व्याख्या भी करते हैं। उनके आलोचनात्मक चिंतन में मार्क्सवाद के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की मौजूदगी को सहज ही देखा जा सकता है। उन्होंने व्यावहारिक आलोचना के अतिरिक्त कला की सौंदर्य प्रक्रिया पर भी पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण लेखन किया है। यहाँ मुक्तिबोध की आलोचना के इन दोनों पहलुओं का संक्षेप में विवरण देना चाहूँगा। मुक्तिबोध दरअसल काव्य को सांस्कृतिक परंपरा का अंग मानते हैं, जिसके मूल्य वैयक्तिक न होकर सामाजिक हैं। वे काव्य के स्वरूप को लेकर एक नई सौंदर्यात्मक समाजशास्त्री अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। यह भारतीय
और पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों की एक समन्वित और संश्लिष्ट अवधारणा है। मुक्तिबोध के लिए काव्य आत्मोद्घाटन या आत्म प्रकटीकरण मात्र नहीं है, बल्कि अपने भीतर के वैशिष्ट्य को बाहर के सामान्य से मिला देने वाला सचेत उद्यम है। वे इस बात पर बल देते हैं कि काव्य में आभ्यंतर के बाह्यीकरण और बाह्य के आभ्यंतरीकरण की प्रक्रिया सतत और समानांतर रूप से गतिशील होती है। मार्क्सवादी चिंतन में क्रिस्टोफर कॉडवेल ने कविता के सामाजिक पक्ष पर जोर देते हुए उसके भावात्मक सौंदर्यात्मक पक्ष पर विचार किया है। लुकाच ने भी द्वंद्वात्मक भौतिकवादी चिंतन और ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर और उसके विचार को परिधि में लेकर साहित्य प्रक्रिया पर विचार किया है। लेकिन इन दोनों विचारकों से आगे बढ़कर मुक्तिबोध ने काव्य को सांस्कृतिक प्रक्रिया निरूपित करते हुए उसकी संश्लिष्ट सृजन प्रक्रिया की व्याख्या की है। वे अनुभूति की अद्वितीयता पर नहीं, उसकी सामाजिकता पर बल देते हैं। वे कला को उच्चतर सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों की अभिव्यक्ति मानते हैं। मुक्तिबोध ने काव्य के वर्ण्य विषय को लेकर कोई सैद्धांतिक सीमा रेखा नहीं खींची है। वे संपूर्ण संसार को वर्ण्य विषय मानते हैं और उसे जानने समझने के लिए विश्व दृष्टि के विकास की चर्चा करते हैं। वे कवि की मानवतावादी दृष्टि को उसके ज्ञानात्मक आधार से जोड़ते हैं और इस आधार को व्यापक बनाने की हिमायत करते हैं। मुक्तिबोध की दृष्टि में बड़े कवि का ज्ञानात्मक आधार भी बड़ा होता है। वे मानते हैं कि ज्ञानात्मक आधार को व्यापक बनाकर जीवन स्वप्न विकसित करना और जीवन स्वप्न के अनुसार अपने अंतःकरण का संशोधन संपादन करना ही कवि का कर्तव्य है। लेकिन अंतःकरण के संशोधन संपादन की प्रक्रिया में ही मुक्तिबोध कवि के संवेदनात्मक आधार के विकास का अवसर भी देखते हैं। वे ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान जैसे दो आलोचनात्मक पद गढ़ते हैं। ये पद ज्ञान और संवेदना के मिश्रण और उनके संतुलन की ओर संकेत करते हैं। जाहिर है, संवेदना का संबंध व्यक्ति से है और ज्ञान का संबंध समाज से है। लेकिन काव्य में दोनों का संयोग निर्मित करना भर पर्याप्त नहीं है। जैसा कि एलियट के लिए वह एकान्वित संवेदनशीलता के रूप में है। मुक्तिबोध ने जीवनानुभूति को सौंदर्यात्मक अनुभूति से अलग मानकर नहीं, उनके द्वंद्व को रेखांकित करते हुए ज्ञान और संवेदना के संश्लेषण का प्रश्न उठाया। इसलिए वे कहते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि कलाकार के लिए राजनीतिक प्रेरणा कलात्मक प्रेरणा नहीं है, अथवा विशुद्ध दार्शनिक अनुभूति कलात्मक अनुभूति नहीं है, बशर्ते कि वह सच्ची वास्तविक अनुभूति हो, छद्म जगत न हो। मुक्तिबोध ने कवि के आत्मसंघर्ष को विशेष महत्व दिया है। उनकी दृष्टि में काव्य की समूची प्रक्रिया के दौरान कवि 3 स्तरों पर आत्मसंघर्ष से गुजरता है। पहला, तत्व के लिए संघर्ष। दूसरा, अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए संघर्ष। और तीसरा है दृष्टि विकास का संघर्ष। संघर्ष की ये प्रक्रिया अनुभूति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया के साथ निरंतर कवि के भीतर सक्रिय रहती है। मुक्तिबोध के चिंतन में कवि के दृष्टि विकास का तात्पर्य सिर्फ ज्ञानात्मक आधार का विकास नहीं है। वे अनुभूति की सामाजिकता को काव्य का मूल आधार मानते हैं। यह सामाजिकता ही काव्य में विश्व दृष्टि का निर्माण करती है। विश्व दृष्टि विकसित करने से तात्पर्य है आत्मचेतस से विश्व चेतस या आत्मबोध से जगत बोध की ओर अग्रसर होना।
कवियों में विश्वदृष्टि के अभाव को उन्होंने काव्य के लिए ही नहीं, देश के लिए भी हानिप्रद माना है। विश्वदृष्टि किताबी नहीं होती, बल्कि उसका संबंध अनुभवात्मक ज्ञान व्यवस्था से है। कवि अपनी दृष्टि कहीं से प्राप्त नहीं करते, बल्कि अर्जित ज्ञान के आलोक में अनुभूत जीवन तथ्यों का स्वयं विश्लेषण कर उसे अपने भीतर विकसित करते हैं। जाहिर है, विश्वदृष्टि अनुभव और ज्ञान के द्वंद्व से विकसित होती है। यह भी जाहिर है कि अनुभूति की सामाजिकता में विश्वदृष्टि का विचार स्वयमेव समाहित है। वे कहते हैं, ये विश्वदृष्टि और जीवन मूल्य हमारी अभिरुचि, संस्कार, शिष्टता की मर्यादाएं तो बनाते हैं, साथ ही वे वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण का भी निर्माण करते हैं। इस दृष्टिकोण को अलग कर अनुभूति की स्थिति असंभव है। मुक्तिबोध कवि से अपेक्षा करते हैं कि उसके द्वारा प्रस्तुत जीवन यथार्थ का समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ उसकी रचना में समाहित होना चाहिए। मुक्तिबोध ने जीवनानुभूति और काव्यानुभूति की एकात्मकता की भी बात की है। उन्होंने जीवनानुभूति और सौंदर्यानुभूति को अभिन्न माना है। भोक्ता मन और सृष्टा मन के बीच अलगाव के एलियट के सिद्धांत को वे न केवल अस्वीकार करते हैं, बल्कि उस पर आधारित हिंदी की नई कविता के सिद्धांतों को भी वे खतरनाक निरूपित करते हैं। वे इस कलावादी मान्यता को लेकर भी सतर्क हैं कि जीवनानुभूति और कलानुभूति के बीच एकता नहीं, समानांतरता होती है, क्योंकि ऐसा होने पर सौंदर्यानुभूति महज कल्पना विलास मालूम पड़ेगी। दरअसल सौंदर्यानुभूति व्यक्तिगत नहीं, बल्कि स्वभावतः सामाजिक होती है। मुक्तिबोध के इस दृष्टिकोण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोकमंगलवाद से जोड़ा जा सकता है। वे कहते हैं, सौंदर्यानुभव जीवन के सार रूप का प्रगाढ़ मार्मिक अनुभव है, किंतु वह तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य के पास अपने से परे जाने का, अपने से ऊपर उठने, तटस्थ होने, निजबद्धता से मुक्त होने के साथ साथ और एक साथ तन्मय होने का, विलीन हो जाने का मानवीय गुण, उस गुण का सामर्थ्य प्राप्त हो, तभी वह विशिष्ट की सामान्य में परिणति से मुक्त आत्मीयता का आनंद ले सकेगा। इस स्थिति को ही आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण कहा है। मुक्तिबोध इसे सामान्यीकरण कहते हैं। इसी धारणा के अनुसार मुक्तिबोध राजनैतिक प्रेरणा को कलात्मक प्रेरणा से अलग मानने के विचार का विरोध करते हैं। वे ये मानने से भी इनकार करते हैं कि विशुद्ध दार्शनिक अनुभूति कलात्मक अनुभूति नहीं हो सकती। ये बिल्कुल संभव है, बशर्ते कि वह अनुभूति सच्ची हो, अवास्तविक नहीं। मुक्तिबोध के आलोचनात्मक चिंतन का विचारधारात्मक संदर्भ मार्क्सवाद है। इस विचार दृष्टि के अनुरूप उन्होंने साहित्य के वर्गीय आधार पर विशेष जोर दिया है। उनकी व्यावहारिक समीक्षा में वर्ग दृष्टि का प्रभाव अत्यंत मुखर है। कामायनी की समीक्षा में उन्होंने कृति को जीवन की पुनर्रचना निरूपित करते हुए जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई फैंटेसी और उसकी दार्शनिक स्थापनाओं के पीछे कवि की वर्ग दृष्टि की भूमिका की खोज की है। मुक्तिबोध के नई कविता संबंधी विश्लेषण में भी वर्ग बोध और वर्ग दृष्टि के महत्व को देखा जा सकता है। मार्क्सवाद के वैचारिक परिप्रेक्ष्य के चलते मुक्तिबोध ने कला के यथार्थ मूलक और सामाजिक आधार को
साहित्य की प्रक्रिया की नियामक शक्ति माना है। नई कविता के विवेचन में उन्होंने कलावादी अथवा स्वायत्ततावादी आत्मनिष्ठ सौंदर्य दृष्टि को जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि कहा है। इसके बरअक्स वे कला के वस्तुपरक मूल्यों को स्थापित करते हैं। इसलिए उन्होंने नई कविता की आत्मवादी साहित्यिक प्रवृत्ति की पतनशील वैचारिकता को रेखांकित किया है और उसे भाववादी सौंदर्य शास्त्र से ग्रस्त बताया है। इस विषय को लेकर मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में लंबी बहस की है। नई कविता के दौर में लघु मानव और क्षणवाद के सिद्धांत का खंडन भी उन्होंने कला के वस्तुगत और वर्गीय आधार को ध्यान में रखकर सशक्त ढंग से किया है। इस तरह उन्होंने आलोचना का एक व्यवस्थित ढांचा निर्मित किया है। मुक्तिबोध ने कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी को भी बहुत महत्व दिया है। वे कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी को एक आलोचनात्मक मूल्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे जीवन और सृजन दोनों के प्रति रचनाकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं। वे ऑनेस्टी और सिंसियरिटी दोनों को कलाकार की ईमानदारी के लिए आवश्यक मानते हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य है वस्तु तत्व के प्रति लेखक की सही मानसिक प्रतिक्रिया। ऐसा न हो तो फ्रॉड जन्म लेता है। मुक्तिबोध कहते हैं कि व्यक्तिगत ईमानदारी का संबंध काव्य संबंधी मनोभूमिका से अधिक है। यह आवश्यक है कि लेखक विश्व दृष्टि का विकास करते हुए पीड़ित मनुष्यता की मुक्ति के लिए संघर्ष करे। इस तथ्य का ज्ञान भी उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी के साथ जुड़ा हुआ है। मुक्तिबोध इस बात पर बल देते हैं कि सचेत रूप में सृजन कर्म करते हुए लेखक ईमानदारी के साथ अपने भीतर के अंतर्निषेधों यानी सेंसर्स को दूर कर आत्म परिष्कार करे। मुक्तिबोध ने सौंदर्यानुभूति के स्वरूप को लेकर कला के 3 क्षणों की अवधारणा दी है। उन्होंने सौंदर्य प्रतीति के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया की विस्तृत छानबीन की है। उन्होंने सौंदर्य की अनुभूति, कल्पना, बौद्धिकता और शिल्प दृष्टि के विकास की चर्चा करते हुए अनुभूति तत्व पर खास जोर दिया है और उसे काव्य की वैचारिक भूमिका के साथ जोड़ा है। वे कहते हैं कि किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। इस प्रक्रिया में विचार वस्तुतः कल्पना को और संवेदना को उत्तेजित करता है, फिर संवेदना बिंबों का सृजन करती है। यही कला की सौंदर्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में घटित होती है। मुक्तिबोध इसे कला के 3 क्षण कहते हैं। कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वो फैंटेसी आंखों के सामने खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है उस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की पूर्णावस्था तक की गतिमानता। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में एक प्रवाह बहता है। यह प्रवाह ही फैंटेसी को विकसित परिवर्तित करके गतिशील बनाता है। इस प्रकार फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाओं का जीवन पुंज निहित रहता है। फैंटेसी को मुक्तिबोध ने अनुभव की कन्या और रचना को फैंटेसी की पुत्री कहा है। वे कहते हैं कि मूल अनुभव से दोहरी दूरी के कारण रचना आत्मिक प्रयास होकर भी नितांत व्यक्तिगत प्रयास नहीं होती। तीसरे क्षण में भाषा से जुड़कर वह स्वयमेव सामाजिक बन जाती है। कला के 3 क्षण की अवधारणा के जरिए मुक्तिबोध ने रचना प्रक्रिया की मौलिक ढंग से व्याख्या की है। यह उनकी सर्वाधिक चर्चित अवधारणा है। उन्होंने फैंटेसी जैसी
मनोवैज्ञानिक और भाववादी अवधारणा को रचना शिल्प में रूपांतरित कर उसे वस्तुगत आधार दिया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध का योगदान हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना के विकास में अप्रतिम है। उन्होंने कलावादी और भाववादी सौंदर्य शास्त्रों को उस वक्त चुनौती दी जब वह हिंदी में प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति बनने जा रही थी। उन्होंने काव्य को सांस्कृतिक प्रक्रिया निरूपित करते हुए उसे एक ओर भाववादी एकांगिता से और दूसरी ओर यथार्थवादी जड़ता से मुक्त कर एक समुचित और संतुलित साहित्य दृष्टि के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें समाज शास्त्रीयता, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, सौंदर्य बोध और संस्कृति बोध का विलक्षण संतुलन दिखाई देता है। मुक्तिबोध ने पश्चिम की आधुनिकतावादी प्रवृत्ति में निहित पतनशील विचारों पर प्रहार करते हुए भारतीय आधुनिकता का स्वरूप गठित किया। मुक्तिबोध ने हिंदी आलोचना को एक संतुलित और विवेकपूर्ण समाज दृष्टि और सौंदर्य पद्धति प्रदान की। उन्होंने अनेक नए अवधारणात्मक पद निर्मित किए। उदाहरण के लिए जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि, विधायक कल्पना, वस्तुपरकता की आत्मपरकता और आत्मपरकता की वस्तुपरकता, कलाकार की स्थानांतरगामी प्रवृत्ति, ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान, त्रिकोणात्मक जीवन, आत्मसंघर्ष, बाह्य का आभ्यंतरीकरण और आभ्यंतर का बाह्यीकरण, अनुभूत वास्तव, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, विश्वदृष्टि, विवेक संपन्न सामाजिकता, भाव संशोधन, वस्तुपरक सत्यपरायणता, अंतर्निषेध, अनुभवात्मक ज्ञान व्यवस्था इत्यादि। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन अवधारणाओं से हिंदी आलोचना समृद्ध हुई है।